क्यों हमारे बॉर्डर्स पे नेटो का बहाना बना के मिलिट्री और मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हो? यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है? ये ईगो की लड़ाई आप तभी करते हो जब किसी और की जान दांव पे लगी होती है। इंडिया को भी जरूरत थी यूक्रेन की न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पे, कश्मीर के टाइम पे, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के टाइम पे, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के टाइम पे। ये ह्यूमैनिटी का पार्ट जो आप वर्ल्ड को पढ़ा रहे हो, उसी ह्यूमैनिटी के लिए अगर कुछ नुकसान आप भी उठा लेते तो जो लोग हैं वो आज अपने परिवार वालों को मरता हुआ नहीं देखते। एक तो एंटी रशियन कंट्रीज का ग्रुप बड़ा हो रहा है, दूसरी चीज रशिया के बॉर्डर्स पे यूएस की मिसाइल्स और मिलिट्री पहुंच रही हैं। अगर सच में इनको छोटे देशों की इतनी चिंता होती तो अफगानिस्तान को रातों रात छोड़ के भाग नहीं आए होते। लोगों को रशिया के साथ साथ यूएस से भी पूछना चाहिए कि आपको जब मालूम था कि रशिया एक अग्रेसर है तो आप क्यों उसका अग्रेशन टेस्ट कर रहे थे? देखिए, वॉर का नाम सुन के न्यूज चैनल और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है कि वॉर हो रही है, एक नया टॉपिक मिल जाता है टू डिस्कस, एक अलग लेवल का एड्रिनल रश होता है जो नॉर्मल वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखने पे या न्यूज देखने में नहीं आता है। लेकिन जो लोग वॉर की एक्चुअल सिचुएशन जानते हैं, जिनके अपने वॉर जोन में होते हैं, उनको वॉर के नाम से एक्साइटमेंट नहीं होती है, उनको बल्कि डर लगता है। इस चीज का वो लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिनके अपने भाई या फिर फादर या फिर बेटे गलवान रीजन में थे जब वॉर जैसी सिचुएशन थी। देखिए, दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसको कभी भी वॉर का मुंह देखना पड़े। इनफैक्ट रशिया जो इस समय अटैक कर रहा है उसको भी बहुत अच्छे से पता है कि वॉर से कंट्री अपने आप को रिस्क पे डाल देती है, भले वो कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी रशिया की कि उसको यूक्रेन के ऊपर अटैक करना पड़ा? देखिए, आपने सुना होगा कि रशिया ने कुछ शर्तें रखी हैं, अगर वो शर्तें मान ली गई होती तो वो अश्योर कर रहा था कि वॉर नहीं करेगा। अगर आप उन शर्तों को ध्यान से देखोगे तो वो शर्तों में नेटो और यूएस से डिमांड कर रहा है, यूक्रेन से नहीं। तो फिर ऐसा क्या रीजन हुआ कि यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है? देखिए, इस पूरी सिचुएशन में यूक्रेन एक मोहरा बना है, और वो मोहरा क्यों बना है इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, एक टाइम था जब यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम पे रशिया नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर का डिवीजन हुआ, और जब डिवीजन हुआ तो कई सारे छोटे छोटे देश बने। उनमें से एक देश था यूक्रेन। यूक्रेन का सेपरेशन रशिया के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था, और सेपरेशन भले ही हो गया हो लेकिन चलता वो रशिया के हिसाब से ही था। पुतिन हमेशा से कहते आए कि यूक्रेन और रशिया अलग नहीं है, दोनों सेम कल्चर और हिस्ट्री शेयर करते हैं। इनफैक्ट 2021 में पुतिन ने एक नोट भी लिखा था जहां पे उन्होंने यूक्रेन और रशिया के रिलेशन के ऊपर काफी कुछ लिखा था कि कैसे वो दोनों एक सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं। यूक्रेन और रशिया में ऐसे रिलेशन थे कि एनपीटी के तहत यूक्रेन 1996 में अपने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया को देके आ गया था। आज अगर वो बॉम्ब होते तो सिनेरियो एकदम अलग होता। यूक्रेन की जो आबादी है उसमें करीब 30% लोग रशियन है, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशिया को सपोर्ट करते हैं। ईस्टर्न यूक्रेन वो पार्ट है जहां पे प्रो रशियन आबादी ज्यादा है। ईस्टर्न यूक्रेन वो पार्ट है जो रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है। जैसे जैसे आप ईस्टर्न यूक्रेन से वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ जाएंगे, प्रो रशियन आबादी कम होती है, और वेस्टर्न यूक्रेन साइड में यूक्रेन के जो नेटिव पॉपुलेशन मिलती है वो मेजोरिटी में रहती है। 2014 से पहले यूक्रेन और रशिया के रिलेशन काफी अच्छे थे। वो इसलिए थे क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो सरकार थी वो रशिया की एक कठपुतली सरकार थी, और रशिया के हिसाब से चलती थी, सारी पॉलिसी उसके हिसाब से होती थी। यूएस और यूरोप में इतना दम नहीं था कि वो यूक्रेन को बहका लें। फिर 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि रशिया अपने हिसाब से यूक्रेन को चला नहीं पाई, और यूक्रेन यूरोप और यूएस के इन्फ्लुएंस में आ गया। यूक्रेन के अंदर भी दो ग्रुप्स हैं, एक जो रशियन बोलते हैं, ये लोग प्रो रशियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और दूसरे जो नेटिव यूक्रेनियन है, इनका झुकाव यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा रहता है। ये लोग बीच बीच में आवाज भी उठाते रहते हैं कि गवर्नमेंट प्रो रशिया है, इससे जो रशियन पॉपुलेशन है उसको ज्यादा फायदा होता है। 2010 से 2014 तक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर विक्टर थे। इनको कहा जाता है कि ये प्रो रशिया थे। इनको यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में बुलाया गया जहां इनको यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर हुआ, जिसको ये मना करके चले आए। इसके लिए यूक्रेन के अंदर इनके खिलाफ जम के प्रोटेस्ट हुए, और ये जो प्रोटेस्ट थे ये नवंबर 2013 में शुरू हुए और फरवरी 2014 तक चले। ये प्रोटेस्ट इस लेवल के हुए कि प्रेसिडेंट विक्टर को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, और बाद में इन्होंने रशिया के अंदर जाके शरण ली। अब इस इंसिडेंट के बाद आने वाले जितने भी प्रेसिडेंट थे वो समझ गए थे कि अगर रशिया की जी हजूरी ज्यादा की तो खुद का पावर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब इंडिया में कोई सरकार आए और पाकिस्तान का महिमा मंडन करने लगे तो वो सरकार कितने दिन चल पाएगी? अब यहां से यूक्रेन के पास दो ऑप्शन थे। एक तो यह था कि रशिया की परछाई में जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे, दूसरा यह था कि अपने आप को यूरोपियन कंट्री के साथ इंक्लाइन करे। यूक्रेन की पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से समझ पा रही थी कि उनके देश की मेजोरिटी क्या चाहती है, और 2014 के बाद धीरे धीरे रशिया की बजाय यूरोपियन कंट्रीज के साथ उनका झुकाव होने लगा। यह बात रशिया अच्छे से समझ पा रहा था, और उसको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। रशिया नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरे यूरोप में। 30% नेचुरल गैस अकेले रशिया देता है यूरोप को। देखिए, जब नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है तो वो पाइपलाइंस के थ्रू की जाती है, और जिस कंट्री के थ्रू ये निकलती है उस कंट्री को उसका रेंट देना होता है।
इन पाइपलाइंस की जो इंपॉर्टेंट रूट्स थे वो यूक्रेन से भी गुजरते थे। अब 2013 तक यूक्रेन रशिया के हिसाब से चलता था, लेकिन उसके बाद से पर ईयर $33 बिलियन यूक्रेन ने रशिया से मांगना शुरू कर दिया। 2014 तक यूक्रेन रशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर था, लेकिन 2014 के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो गई थी। रशिया चाहता था कि यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इसको ज्वाइन करे, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन यूक्रेन ने उसके लिए भी मना कर दिया। डे बाय डे यूक्रेन का यूरोपियन कंट्रीज के साथ जुड़ना रशिया के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब यूक्रेन ने सीरियस इंटरेस्ट दिखाया नेटो मेंबर बनने के लिए। देखिए, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1949 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसके बाद बनाया गया था। यह भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कई देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की और उस ट्रीटी में यह था कि एक देश पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा और सारे देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे। और जो देश नेटो का मेंबर बनता है वहां पे कंबाइंड मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, मिसाइल्स इंप्लांट किए जाते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। अभी आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन ये सबको पता है कि यूएस और यूरोपियन देश ने इसको यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया था, ताकि यूएसएसआर छोटी छोटी कंट्रीज पे कब्जा ना कर ले। ये भी स्टार्ट हुआ तो 11 कंट्रीज थी, लेकिन कंट्रीज ऐड कर करके आज की डेट में इसमें 30 मेंबर हैं। देखिए, जब तक वेस्ट यूरोप में नेटो अपने मेंबर्स बढ़ा रहा था तब तक रशिया चुप था, लेकिन रशिया को इस बात से दिक्कत होने लगी कि यूएस एक स्ट्रेटेजी के तहत धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को नेटो का मेंबर बना रहा है। एक तो एंटी रशियन कंट्रीज का ग्रुप बड़ा हो रहा है, दूसरी चीज रशिया के बॉर्डर्स पे यूएस की मिसाइल्स और मिलिट्री पहुंच रही हैं। एस्टोनिया हो गया, लातविया, पोलैंड के बॉर्डर के पास की कंट्रीज हैं, और यूक्रेन भी अगर मेंबर बन गया तो यूएस 1 से 2 मिनट में चाहेगा तो वहां से अटैक लॉन्च कर पाएगा रशिया के खिलाफ। आप नहीं देखोगे कि ये जाके नेपाल को नेटो का मेंबर बनाए। ये जो कंट्रीज रशिया के बॉर्डर के पास रहती हैं उनको अपना मेंबर बनाते हैं, भले ही वो कंट्री कितनी छोटी हो, भले ही वो कंट्री नेटो की गाइडलाइन फॉलो भी करती हो कि नहीं। अब यूक्रेन है, यूक्रेन तो एलिजिबल ही नहीं है नेटो के लिए। नेटो की गाइडलाइन कहती है कि बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन को वो अपना मेंबर बनाने के लिए रेडी है। अब कल परसों बाइडेन कह रहे थे कि हम ईस्टर्न यूरोप में फोर्सेस भेजेंगे ताकि रशिया छोटे छोटे देशों पे कब्जा ना कर ले, उनकी सिक्योरिटी की बात है। अगर सच में इनको छोटे देशों की इतनी चिंता होती तो अफगानिस्तान को रातों रात छोड़ के भाग नहीं आए होते। अब आप सोच रहे होंगे कि यूके बॉर्डर के पास मिलिट्री बेस बन गया तो कौन सा इतना बड़ा इशू हो गया कि वॉर होने लगी। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यूएस और रशिया में अगर कभी लड़ाई होती है तो जब तक रशिया यूएस पे 1 मिसाइल भेजेगा, यूएस तब तक 10 मिसाइल भेज चुका होगा, भले ही उसके पास सुपरसोनिक मिसाइल हो, लेकिन रशिया डिसएडवांटेज में रहेगा। अब रशिया मैक्सिको, क्यूबा और कनाडा से ट्रीटी साइन कर ले और यूएसए के बॉर्डर के पास जाके मिलिट्री बेसेस बनाने लगे तो यूएसए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही बात रशिया ने भी बोली है कि अग्रेशन आप लोग दिखा रहे हो, आप लोग क्यों हमारी फ्रेंडली कंट्रीज को हमारे खिलाफ कर रहे हो, क्यों हमारे बॉर्डर्स पे नेटो का बहाना बना के मिलिट्री और मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हो, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है। देखिए, यूएस ने काफी न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर रखी है यूरोप में और सब जानते हैं रशिया को काउंटर करने के लिए। अब रशिया किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। यूक्रेन नेटो का मेंबर इसलिए बनना चाहता ताकि वो सिक्योर हो सके, और नेटो कंट्रीज के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बनता है तो 2295 किलोमीटर का जो यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है वो एक्सपोज हो जाएगा। रशिया के बॉर्डर पे नेटो की फोर्सेज आके बैठेंगी, लेकिन नेटो कंट्रीज तब तक नहीं आ सकती जब तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनता है। क्राइमिया, लुहांस्क और डॉन्स्क ये यूक्रेन के पार्ट थे, यहां रशियन पॉपुलेशन ज्यादा थी और यहां पे रशिया ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया, अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज करवा के उन सेपरेटिस्ट ग्रुप में शामिल करवाया और 2014 में क्राइमिया के यूक्रेन से अलग कर दिया। फिर एक रेफरेंडम कराया, एक वोटिंग करवाई, वहां पे मेजोरिटी प्रो रशियन थी तो रशिया के हक में फैसला आ गया। सेम चीज लुहांस्क और डॉन्स्क में भी चल रही थी। लुहांस्क और डॉन्स्क में पहले से ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था और ये दोनों रीजन ऑलरेडी रशिया के हिसाब से चल रहे थे क्योंकि प्रो रशिया लोग यहाँ पे ज्यादा थे। लेकिन अभी रशिया को जब हर तरफ से अटैक करना था यूक्रेन पे तो एक दिन पहले ही दोनों रीजन को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपनी आर्मी की एंट्री करवा के बोल दिया कि ये पीस कीपिंग फोर्सेज है। अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो रशिया काफी टाइम से यूएसए और नेटो दोनों को ये चीज हर तरीके से समझा रहा था कि हम आपके आसपास नहीं आ रहे तो आप क्यों हमारे आसपास फोर्सेस बढ़ा रहे हो। 14 जनवरी को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि रशिया इंडेफिनेटली वेट नहीं करता रहेगा इस चीज के लिए। रशिया ने कुछ डिमांड्स रखी थी और कहा था कि डिमांड्स पूरी हो जाएगी तो वो अटैक नहीं करेंगे। आप उन डिमांड्स को अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन तो सिर्फ मोहरा था, असली जो लड़ाई की वजह थी वो यूएस और रशिया ही है। पहली डिमांड थी कि नेटो जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटी ईस्टर्न यूरोप में कर रहा है उन सबको बंद कर दे और नेटो फोर्सेस को पोलैंड और बाल्टिक देशों से हटा दे। दूसरी डिमांड यह थी कि रिटर्न में दे कि यूक्रेन कभी भी मेंबर नहीं बनेगा नेटो का। तीसरी डिमांड है कि यूएस की जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूरोप में हैं उनको डिसआर्म करे। हालांकि यूएस बहुत कंसर्न्ड है ह्यूमैनिटी को लेकर पूरे वर्ल्ड में,
लेकिन जो उसके अपने फायदे की बात थी उससे वो पीछे नहीं हटा और डिमांड्स को मना कर दिया। आप अगर इन डिमांड्स को ध्यान से देखोगे तो यूक्रेन से कुछ नहीं मांगा जा रहा, जो भी मांगा जा रहा है वो नेटो और यूएस से मांगा जा रहा है। देखिए, यूएस का इतिहास रहा है कि एक फॉल्स सिक्योरिटी का एश्योरेंस देने के बाद जब देश बर्बादी पे आने लगता है तो उसको छोड़ के भाग जाता है। आज यूक्रेन में जो भी हो रहा है उसके लिए जितना जिम्मेदार रशिया है उतना ही जिम्मेदार यूएस भी है। इन दोनों कंट्रीज की जो दुश्मनी है उसके चक्कर में लाखों लोगों की जान गई है। आपने सुना होगा रशिया ने कहा है कि हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेंगे, सिर्फ डीमिलिटराइजेशन कर रहे हैं। जब यूक्रेन पे कंट्रोल आ जाएगा तो वहां की गवर्नमेंट रशिया के हिसाब से चलेगी और फिर ये जो नेटो का डर है कि यूक्रेन नेटो में मिल जाएगा, वो भी डर खत्म हो जाएगा। इस पूरी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर कोई कह रहा है कि यूएस को बीच में आना चाहिए मदद के लिए। बाइडेन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बाइडेन बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है। देखिए, वो वीक नहीं, वो बहुत ही तेज प्रेसिडेंट है। जब वो बिना एक गोली चलाए इतना नुकसान कर सकते हैं रशिया का, उसकी जो फ्रेंडली कंट्री है उसमें वॉर करवा सकते हैं, तो वो क्यों बीच में आएंगे? भले ही रशिया बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन यूक्रेन के लोग इतनी आसानी से हार मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा भी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हम भागेंगे, और इसमें रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी चीज, यूएस पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को लेकर सैंक्शन लगवा रहा है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि स्विफ्ट बैन लगाइए, आप कम से कम इतना तो करिए। लेकिन स्विफ्ट बैन में इन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। जितना अवॉइड हो सकेगा उतना अवॉइड करेंगे, क्योंकि 30% यूरोप की नेचुरल गैसेस रशिया से आती हैं, और स्विफ्ट बैन अगर लग जाएगा तो इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। लोगों को रशिया के साथ साथ यूएस से भी पूछना चाहिए कि आपको जब मालूम था कि रशिया एक अग्रेसर है तो आप क्यों उसका अग्रेशन टेस्ट कर रहे थे? ये ह्यूमैनिटी का पार्ट जो आप वर्ल्ड को पढ़ा रहे हो, उसी ह्यूमैनिटी के लिए अगर कुछ नुकसान आप भी उठा लेते तो जो लोग हैं वो आज अपने परिवार वालों को मरता हुआ नहीं देखते। अगर आपके परिवार से कोई होता तो आप ईगो को अपना साइड में रखते और सिर्फ बातचीत से इसका हल निकालते, तब आपका ईगो सामने नहीं आता। ये ईगो की लड़ाई आप तभी करते हो जब किसी और की जान दांव पे लगी होती है। यूएस इंडिया के ऊपर कॉन्टिन्यूसली प्रेशर बना रहा है कि रशिया के खिलाफ बयान दो, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वो यूएस के हिसाब से चल के अपना नुकसान कराने वाला देश नहीं है। आप देख लेना, इंडिया रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा। थोड़े बहुत बयान आते रहेंगे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांति से इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन रशिया जो कर रहा है उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। वो रशिया को इस टाइम पे क्रिटिसाइज नहीं करना ही उसका सपोर्ट करना है। जियोपॉलिटिक्स में इमोशन से काम नहीं चलता है। यूक्रेन के लीडर्स ने दूसरी कंट्रीज के चढ़ाने में आके अपनी कंट्री के मासूम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। वो चीज इंडिया नहीं कर सकता है, और इंडिया अगर रशिया के खिलाफ चला भी जाएगा तो उससे वॉर नहीं रुकेगी। सिर्फ एक ही चीज होगी, रशिया, चाइना और पाकिस्तान करीब आएंगे। इंडिया को भी जरूरत थी यूक्रेन की न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पे, कश्मीर के टाइम पे, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के टाइम पे, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के टाइम पे। उन हथियारों का यूज करके इंडिया में ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सब मौकों पे यूक्रेन इंडिया के अपोजिट खड़ा था, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई मजबूरियां नहीं होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया की भी मजबूरी है। कंट्रियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जो ताकतवर होगा वो कमजोरों को चुप कराएगा। अभी यूक्रेन के साथ हुआ है, अभी फिर आगे ताइवान भी होगा। कोई बचाने नहीं आएगा, सब तमाशा देखेंगे। ये वॉर खत्म होगा और लीडर फिर से हाथ मिला लेंगे, लेकिन जिनके परिवार के लोग चले गए वो वापस नहीं आएंगे।